हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अब तक हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई थिंक सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया वीडियो। उसमें मैंने पूरा क्लियर कट डेफिनेशंस अच्छे से बताया था, पूरा अच्छे से उसको मैंने डिस्क्राइब किया था। तो जस्ट लाइक दैट मैं अब अपना नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को देने जा रही हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कोशिश कीजिए कि हम लोगों के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से, ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके इस पूरे टॉपिक का। तो क्लास 10th का जो ये चैप्टर है, ये हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर का लगभग हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारा? द हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये एक्चुअली में आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी, और इवन ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। ये अलग बात है कि उनके चैप्टर का नाम कुछ दूसरा है, बट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही उनके चैप्टर का मेन टॉपिक है क्लास 8 में भी। ठीक है, तो आप लोग बेनिफिटेड हैं तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर कीजिए वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें इंस्पिरेशंस मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लांटेशन का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने डिफरेंसेस भी कंप्लीट कर लिए थे बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। ये सारा टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियोस को आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, इस टॉपिक में हमारा जो टर्म है वो है कि अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कई बार अराइज होते हैं और बच्चे इन टॉपिक्स को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट टर्म में सब कुछ समझाना। देखिए हम लोग इसे किस तरह से समझते हैं। तो सी द डायग्राम ऑन द बोर्ड। इसमें क्या है, इसमें एक यूट्रस का पिक्चर है। ठीक है, एक यूट्रस का पिक्चर है और यूट्रस दैट कंटेन्स अ बेबी, अ फीटस। ठीक है, क्या उस यूट्रस के अंदर है? ये आफ्टर प्रेगनेंसी ये फीटस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फीटस का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे भी आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है वो फर्स्ट स्टेज जाइगोट होता है, सेकेंड स्टेज जाइगोट के बाद एम्ब्रियो होता है एंड द लास्ट वन स्टेज होता है द फीटस। फीटस कहाँ से कहाँ तक का स्टेज होता है? हम लोगों ने पढ़ा था 8 वीक से लेकर के टोटल 9 मंथ्स अप टू बर्थ। ठीक है, टिल बर्थ तक का पीरियड हमारा फीटल स्टेज होता है। तो फीटल स्टेज इस डायग्राम में आपको कैसा स्टेज दिखाई दे रहा है? फीटल स्टेज का एक और खासियत था, मैंने बताया था कि उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, मतलब कि बॉडी डिफरेंशिएशन उसमें हो जाता है। तो सिंस कि आपको इस स्ट्रक्चर में भले ही पूरा बेबी अच्छे से ना दिखाई दे, बट आईज, ईयर्स, हैंड्स एंड लेग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि ये एक डेवलपिंग बेबी है, एक फीटस है और फीटस इन द यूट्रस है। ठीक है, तो हम लोग इस डायग्राम का नाम देंगे फीटस इन अ यूट्रस। ठीक है, फीटस इन अ यूट्रस। और वो भी ये फीटस कैसा फीटस है? ये डेवलपिंग फीटस है। ठीक है, और साथ साथ इस डायग्राम में मैंने और क्या रिप्रेजेंट किया है आप लोगों को? इस डायग्राम में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, क्या होते हैं इसे आज हम लोग डिटेल करते हैं। तो द फर्स्ट वन टॉपिक इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा एक्चुअली में क्या होता है? प्लेसेंटा एक टाइप का टिश्यू होता है। ठीक है, एक टाइप ऑफ टिश्यू होता है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बिटवीन यूट्रिन वॉल एंड फीटस। ठीक है, क्या है? तो चीज को हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक टिश्यू that develops between uterine wall and fetus। ठीक है, एक डिस्क लाइक टिश्यू होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको डिस्क लाइक टिश्यू कहाँ दिखाई दे रहा है? तो डिस्क लाइक टिश्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का
टर्म, ये पूरा है हमारा एक डिस्क लाइक टिश्यू। तो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे द प्लेसेंटा। ओके, अब ये प्लेसेंटा काम क्या करता है इसे भी हम लोग कर लें। ये प्लेसेंटा काम क्या करता है कि ये बहुत सारे वर्क्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर ये प्लेसेंटा ना हो तो ये बेबी जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये दोनों ही टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मदर्स वॉम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है रोल? कि यही वो टिश्यू है जो कि एक्सचेंज बिटवीन फीटस एंड मदर्स करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, किस चीज़ का, कौन कौन से प्रोसेस में ये हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में एंड एक्सक्रीशन में। किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ETC। ठीक है, ये प्लेसेंटा इन सभी कामों में हेल्प करता है। अब इन सभी कामों में हेल्प कैसे करता है? ये क्या करता है कि ये कनेक्ट करता है बेबी को टू मदर से। ठीक है, इट कनेक्ट्स बेबी हम लोग नहीं लिखेंगे, फीटस लिखेंगे, फीटस टू मदर। ठीक है, इंटरनली ये मदर को फीटस से अटैच करता है, फीटस को मदर से अटैच करता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा और क्या काम करता है, इसे अगर हम लोग डिटेल करें तो ये किन किन चीज़ों का एक्सचेंज करता होगा बिटवीन मदर एंड फीटस में, किन किन चीज़ों का एक्सचेंज करता होगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, यानी न्यूट्रिशन वाले मटेरियल्स का, यानी कि खाने पीने की चीज़ों का एक्सचेंज करता होगा। एक्सक्रीशन करता है, यानी वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंज करता होगा, मीन्स कि क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं, या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करता होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज करता होगा। तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स कुछ हेल्प करता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक्सचेंजेस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, देन और क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ऑल क्या, और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टर्म है। और आखिर में सोचिए, अगर एक बेबी है, अगर एक लिविंग थिंग है बॉडी के अंदर, तो उसे तो इन सब कामों की ज़रूरत है ना। तो उसका तो पूरा बॉडी अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा ये सारा काम? उसका पूरा बॉडी ऑर्गन्स अभी पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है, वो पूरी तरह से अभी डिपेंडेंट है अपनी मदर पर। तो मदर पर डिपेंडेंट किस तरह से है? क्योंकि मदर का जो प्लेसेंटा है वो उससे जॉइंट है। ठीक है, और ये प्लेसेंटा, ये जो टिश्यू है, ये हेल्प कर रहा है उसे इन सारे कामों को कंप्लीट कराने में। ठीक है, और ये सारे काम कौन कौन से? न्यूट्रिशन हो सकते हैं, रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एक्सक्रीशन हो सकते हैं, अदर वन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टर्म करते हैं, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट जॉइंस प्लेसेंटा टू फीटस। ठीक है, दैट जॉइंस प्लेसेंटा टू फीटस and contains 2 arteries and 1 vein। ठीक है, क्या है? सो इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसा कि मैंने बताया, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। आपको इस पूरे डायग्राम में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है? तो दिस वन इज द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है इसका अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किसको किससे ज्वाइंट करता है? तो ये प्लेसेंटा को फीटस से ज्वाइंट करता है। ठीक है,
प्लेसेंटा सारे कामों को मतलब कंप्लीट करने में मदद करता है, लेकिन वहां तक आखिर पहुंचेगा कैसे, सामान एक्सचेंज होगा कैसे, एक्सचेंज होगा फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड ही ज्वाइंट कर रहा है फीटस को प्लेसेंटा से। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का वर्क क्या है कि ये ज्वाइंट करता है फीटस को प्लेसेंटा से। और दूसरा थिंग क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि ये कंटेंट किए रहता है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। इसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन दैट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा, आर्टरीज और वेन्स का काम ही है ब्लड सर्कुलेशन का। ठीक है, तो क्या हम लोग ये कहेंगे कि बेबी का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो टोटली ज्वाइंट रहता है मदर के ब्लड सर्कुलेशन से? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि मदर के ब्लड सर्कुलेशन से अगर उसका जॉइंट रहेगा तो जब उसे हम लोग काटेंगे, जब कट होता है उसका, जब बेबी बाहर आता है तो मदर का सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि मदर का तो पूरा एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है और बेबी का उससे पूरी तरह से जॉइंट नहीं होता। हाँ, एक्सचेंज होता रहता है उनके बीच। ठीक है, आपस में मतलब क्लोजनेस है बट जॉइंट नहीं है। मदर एंड बेबी का ये जो आर्टरीज एंड वेन्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों का क्लोज है बट ज्वाइन नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, इसका मेन जो टर्म है जो एक्सचेंज का काम करता है आर्टरीज एंड वेन्स, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो यहाँ पे हम लोग ये भी चीज मेंशन कर लेंगे, 2 आर्टरीज प्लस 1 वेन। ठीक है, ये हो गया हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो यहाँ तो मैंने ऐसे भी बता दिया है आपको, 2 फंक्शंस है। पहला फंक्शन फीटस को प्लेसेंटा से अटैच करना और दूसरा फंक्शन इसका है कि ये आर्टरीज और वेन्स कंटेन किए रहता है, जिससे फीटस का सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन होता है। ओके, और बाकी सारी चीजें भी एक्सचेंज करने में मदद होती है। ठीक है, न्यूट्राइंट्स भी तो आखिर ब्लड से ही सप्लाई होगा और रेस्पिरेटरी गैसेस भी ब्लड से ही सप्लाई होगा, तो ये पूरा टर्म ही डिपेंडेंट है ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 टर्म्स जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा, आप लोग के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ठीक है, और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड है जो जब बेबी बाहर आता है, जब बेबी का जन्म होता है तो इसे कट किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं नाभि, आप लोग को पता होगा, इसी को हम लोग कहते हैं नाभि। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड ही नाभि के रूप में बेबी के अंदर रहता है। ओके, ये हो गया हमारा टर्म। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज यूट्रस, यूटेरस। और क्या नाम आप लोगों को जानना है, दिस इज डेवलपिंग बेबी, दिस इज कॉल्ड फीटस, और प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का, टोटली क्लियर टॉपिक है यहां तक। अब हम लोग नेक्स्टली चलते हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुएशन का कुछ टर्म्स हमारा अधूरा रह गया था, उससे हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स क्या होता है, द मेंस्ट्रुएशन, जो मैंने आपको लास्टली बताया था। ठीक है, तो सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स में आपको पहले भी मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है, वो हर मंथ एक्टिव होता है। ठीक है, हर मंथ का 14th डे फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, मतलब कि उसी टाइम ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स ए रिलीजमेंट ऑफ मैच्योर एग, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स मैंने आपको ऐसे भी मेंशन कर दिए हैं। तो इस मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में हमें क्या जानना है, मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन हो जाए यानी कि प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड, प्रेगनेंसी नहीं रहा है, तभी हमारा मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ठीक है, और यही अगर जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उसमें उस समय उनका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है मेंस्ट्रुएशन,
क्योंकि उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है। आपको मैंने कल भी लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि बेबी डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, जो कि इंटरनल लाइनिंग्स बनाने में, इंडोमेट्रियम का वॉल बनाने में हेल्पफुल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है और बेबी का डेवलपमेंट प्रोसेस ग्रो करने लगता है। तो इस कारण से क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन वाला प्रोसेस रुक जाता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है वो रुक जाता है फीमेल्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग जेस्टेशन की बात करें तो जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टिल बर्थ, ठीक है। तो क्या होता है जेस्टेशन पीरियड? इस जेस्टेशन पीरियड के टाइम मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो सेक्सुअल साइकिल है वो रुक जाता है फीमेल्स का, ठीक है। तो जेस्टेशन एक शॉर्ट टॉपिक था जो मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। नेक्स्टली ओव्यूलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओव्यूलेशन इज द टाइम पीरियड एट विच, क्या होता है ओव्यूलेशन? शायद मैंने ये पहले भी आपको बताया है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड इन विच, नहीं टाइम पीरियड नहीं, ओव्यूलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ओव्यूलेशन इज रिलीजमेंट ऑफ मैच्योर एग, ठीक है, आफ्टर 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये होता है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बारे में मैंने आपको लास्टली क्या बताया था कि ओव्यूलेशन वन ऑफ ईच ओवरी से होता है, ठीक है। अगर एक मंथ में अगर लेफ्ट ओवरी ने ओव्यूलेट किया एग, तो अगले मंथ में राइट ओवरी ओव्यूलेट करेगी, ठीक है, एग को। तो ये था ओव्यूलेशन। और नेक्स्टली ये जो ओव्यूलेशन टर्म है या ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन टर्म है, मेंस्ट्रुएशन टर्म फीमेल्स में एक लिमिटेड समय के लिए होता है, ठीक है। एक टर्म आपको मिलेगा आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए, दैट इज मेनार्क एंड द अदर वन इज मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क कौन सा स्थिति होता है? मेनार्क वो स्थिति होता है जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। द एज दैट विच फीमेल्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग या द फीमेल्स स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेनार्क? द एज एट विच फीमेल्स स्टार्ट्स हर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, उस एज को हम लोग मेनार्क कहते हैं, जो कब से कब तक का रहता है? 12 to 14 ईयर्स, ठीक है, एज में होता है। और मेनोपॉज क्या होता है? द एज एट विच द मेंस्ट्रुएशन इज स्टॉप्ड, ठीक है। ऐसा एज जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये क्या होता है? 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स, ठीक है। मेनार्क एंड मेनोपॉज वाला टॉपिक भी कई बार क्वेश्चन आता है, अराइज होता है, तो आप लोगों को समझ होना चाहिए। मेनार्क वो एज है जब स्टार्टिंग होता है मेंस्ट्रुएशन का, और मेनोपॉज वो एज है जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है फीमेल्स में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आया? फर्टिलिटी पीरियड फीमेल्स और मेल्स का क्या वेरिएबल है, अलग अलग है या एक जैसा है? तो इसका आंसर है ये पूरी तरह से अलग अलग है, क्योंकि देखिए मेल्स में क्या होता है कि फर्टिलिटी उनका स्टॉप नहीं होता है बल्कि रिड्यूस हो जाता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑल ओवर द लाइफ फर्टाइल रहते हैं, बट थोड़ा कम फर्टाइल हो जाते हैं आगे चल के, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो मतलब लेस फर्टाइल हो जाते हैं, मेल्स मतलब ह्यूमन मेल्स। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स का फर्टिलिटी पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स टू
50 ईयर्स ही हो सकता है, क्योंकि 50 ईयर्स के बाद तो उनका मेनोपॉज हो जाएगा ना, मेनोपॉज यानी कि उनका ये क्या बोल सकते हैं, फर्टिलिटी पीरियड उनका खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, उनका फर्टिलिटी मतलब लूज हो जाता है फीमेल्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स। और नेक्स्ट टर्म हम लोग जानते हैं इसमें, इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है द टॉपिक बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल टॉपिक क्या है, इसे भी मैं आज ही खत्म कर देती हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म है आप लोगों के लिए। इवन ये 12th क्लास के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म का टॉपिक ही है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कशन ही इनफ है। ठीक है, क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बर्थ कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल होता है वो मेथड जिससे कि बेबी बर्थ को रोका जाता है। ठीक है, वो मेथड जिससे बेबी बर्थ को रोका जाता है, इसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल। ठीक है, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन women is called contraception और birth control। ठीक है, क्या होता है बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन होता है, प्रेगनेंसी को ही नहीं होने देना है, तो बेबी तो डेवलप करना बाद की बात है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी ही नहीं होने देना। तो ये मेथड्स जो होते हैं ना, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कुछ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक मैन मेड या आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो मैन मेड या आर्टिफिशियल में हम लोग कई तरह के मेथड्स को इंक्लूड करते हैं। नेचुरल तो साइड कीजिए, नेचुरल आप लोग के सिलेबस के लिए नहीं है। ओके, नेचुरल मेथड्स ऐसे होते हैं, नेचुरल एंड द अदर वन इज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में हमारा कई टर्म्स आता है, दैट इज नंबर 1 आता है हमारा बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। नंबर 2 आता है हमारा सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। एंड नंबर 3 द लास्ट वन आता है दैट इज केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड। ओके, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर मेथड वो मेथड होता है जिसमें कि एक्चुअली में मतलब स्पर्म को ओवम से फ्यूज होने के लिए मतलब उसमें रुकावट लग जाए। ठीक है, स्पर्म को ओवम के पास जाने ही ना दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तब यानी कि वो बैरियर का काम करेगा। बैरियर मीन्स होता क्या है, रुकावट, एक तरह से कहते हैं ना हम लोग रास्ते में बैरियर लग जाता है कि आगे नहीं जाना है आपको, तो जस्ट उसी तरह से बैरियर मेथड क्या है कि स्पर्म को ओवम तक जाने में रुकावट लगा देना। ठीक है, उसे पहुंचने ही नहीं देना ओवम तक। जब वो पहुंचेगा ही नहीं तो बर्थ ये प्रेगनेंसी तो होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बैरियर मेथड जो होता है ये दो तरह से होता है, मतलब फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में होते हैं। ठीक है, फीमेल्स और मेल्स दोनों में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जिसे हम लोग कॉन्डम्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्डम्स, कॉन्डम्स का यूज किया जाता है फीमेल्स में और मेल्स में। और कॉन्डम्स के साथ साथ और भी टर्म्स होते हैं, दैट इज डायफ्राम्स होते हैं, सर्विकल कैप्स होते हैं, ये सब बैरियर मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये बैरियर मेथड क्या करता है, बस स्पर्म को ओवम तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग कहेंगे द सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड क्या होता है कि सर्जिकल मेथड में हम लोग कई तरह के ऑपरेशंस करवाते हैं। ठीक है, फीमेल और मेल में ऑपरेशन होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, द ट्यूबेक्टोमी एंड द एक और टर्म क्या बताया था मैंने, वसेक्टोमी। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड में आ जाता है वसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं, वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। और केमिकल मेथड की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल मेथड में कई सारे टर्म्स आते हैं।
केमिकल मेथड में कई सारे टर्म्स आते हैं, दैट इज ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स, ठीक है। अच्छा, बैरियर मेथड में एक और टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार अराइज होता है। बैरियर मेथड इज हेल्पफुल इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, सॉरी, प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कैसे, देखिए, बैरियर मेथड के कारण STIs रुक जाएंगे, ठीक है। STIs को हम लोग STDs भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। तो ये जो दो डिजीजेस हैं, ये दो डिजीजेस कई तरह के होते हैं, कई तरह के नाम हैं इनके डिजीजेस के, जैसे कि एड्स, कौन कौन से हैं डिजीज, AIDS, एड्स इज फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स है वायरल डिजीज, वायरल और काफी ज्यादा डेंजरस डिजीज होता है जिसका प्रिवेंशन ना के बराबर है, ठीक है। एड्स का प्रिवेंशन ना के बराबर है, तो उसको खाली हम लोग टाल सकते हैं उस बीमारी को, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होता है, ठीक है, एड्स। साथ ही साथ और क्या बीमारी है, हमारे NCERT में जिस तरह से नाम दिया गया, दैट इज सिफिलिस नाम दिया गया है, सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और एक नाम दिया गया दैट इज गोनोरहिया, गोनोरहिया। ये तीनों बीमारियां बैक्टीरियल, दोनों ही बैक्टीरियल हैं, सिफिलिस एंड गोनोरहिया। एड्स वायरल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका जो अराइज होता है, आपका क्वेश्चन ही रहेगा बीमारी का नाम, ये किस तरह की बीमारी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आंसर करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। बाय सेक्सुअल कांटेक्ट ये फैल सकता है, ठीक है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ये फैल सकता है, ठीक है, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। लेकिन इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इससे प्रिवेंशन हो सकता है बाय द यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, बाय द यूज ऑफ बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का यूज करके हम लोग इन दोनों बीमारियों से प्रिवेंशन पा सकते हैं, ठीक है। इन सारी बीमारियों से, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हम लोग बोले या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोले, इससे हम लोग प्रिवेंशन पा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग केमिकल मेथड करते हैं, तो केमिकल मेथड में क्या है, ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स, ठीक है। इसमें दो तरह के टर्म्स आते हैं, ओरल पिल्स प्लस वेजाइनल पिल्स। क्या होते हैं ओरल पिल्स, अगर हम लोग खाते हैं, अगर ओरल पिल्स फीमेल्स लेती हैं तो उनके अंदर हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब वैसा होगा तो उनके अंदर बेबी डेवलपमेंट का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ना ही ओव्यूलेशन होगा और ना ही बेबी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ओरल पिल्स इज फॉर कंट्रोलिंग हार्मोनल बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल क्या कह सकते हैं हम लोग, हार्मोनल रिलीजमेंट को कंट्रोल कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण कि बेबी डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। रही बात वेजाइनल पिल्स की, तो वेजाइनल पिल्स क्या होता है, वो कंटेंट किए रहता है स्पर्मिसाइडर्स, ठीक है। क्या कंटेंट किए रहता है, स्पर्मिसाइडर्स, ठीक है, मतलब कि स्पर्म को खत्म करने वाले केमिकल्स उसके अंदर होते हैं वेजाइनल पिल्स के अंदर। तो जब वेजाइनल पिल्स हम लोग यूज करेंगे, फीमेल्स यूज करेंगी, तो स्पर्म्स डेड हो जाएंगे, ठीक है। जब स्पर्म डेड हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का तो चांस ही नहीं है, तो बेबी डेवलपमेंट का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म होते हैं। ये जो ओरल पिल्स होते हैं, ये हम लोग माला डी के नाम से जानते हैं, जनरल नेम है माला डी, ठीक है। ये हमारे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है माला डी बोल के टैबलेट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा टॉपिक्स। अब इसमें एक और टर्म आता है वेरी इंपॉर्टेंट, IUCDs, ठीक है। IUCDs इज फॉर इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये क्या होता है, इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जिन्हें यूट्रिन के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब यूट्रस के अंदर हमारे यूज किया जाता है, फीमेल्स के अंदर, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए इनको यूज किया जाता है। ये भी नेचर में हार्मोनल होते हैं, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कुछ टर्म्स को ये रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण मतलब बेबी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बेबी फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें एक वेरी कॉमन नेम आता है कॉपर टी,
कॉपर टी एक नाम आता है, वेरी कॉमन नेम है कॉपर टी, जो जनरली अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज फॉर सम ईयर्स, ठीक है। क्या है कि ये एक तरह से लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इसे अगर लोग यूज़ करते हैं तो उसमें उनको लॉन्ग टाइम के लिए मतलब रिलीफ मिलता है कि प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह से उनको रिलीफ मिलता है इन यूट्रिन डिवाइसेस को यूज़ करने से। तो द बेस्ट मेथड शुड बी इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे मेजर्स तो मैंने जो बताए ये सारे रेगुलर वाले मेजर्स होते हैं, ठीक है, रेगुलर वाले। और अगर हम लोग बोलें कि मतलब कि क्या कह सकते हैं, प्राइवेसी की अगर बात करें तो प्राइवेसी कौन से डिवाइसेस में मिले, कौन से प्रोसेसेस में मिले प्राइवेसी, मतलब कि सिर्फ हम ही जानते हैं, सिर्फ जो यूज़ कर रहा वही जानता है इस चीज़ के बारे में, तो वो प्राइवेसी मिलता है यूज़ ऑफ कॉन्डम्स में, यूज़ ऑफ ये केमिकल मेथड्स में, इन सब में, ठीक है। बट अगर हम लोग बोले कि प्राइवेसी नहीं मिलती है तो कौन से मेथड्स में नहीं मिलती है प्राइवेसी, दैट इज सर्जिकल मेथड में, क्योंकि उसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, और दैट इज इन इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में, इसमें भी आपको डॉक्टर से और हॉस्पिटल से सलाह लेना पड़ेगा और उनका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राइवेसी टू यूज़र नहीं होता है। और अगर हम लोग केमिकल मेथड और बैरियर मेथड की बात करें तो ये प्राइवेसी टू यूज़र होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मेरा यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ। आई थिंक सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और इस तरह से अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक करेंगे अपना अगला चैप्टर, तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।